हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मजदूरी एवं उसका निर्धारण, वेजेज एंड इट्स डिटर्मिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, श्रम उत्पादन का एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन है। अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय मनुष्य के उन सब शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों से है जो धन उपार्जन की दृष्टि से किए जाते हैं। इसलिए उत्पत्ति के साधन के रूप में श्रम को राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा मिलता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। तो इस प्रकार मजदूरी शब्द से अभिप्राय उस कीमत से है जो श्रम को उत्पादन प्रक्रिया में की गई उसकी सेवाओं के बदले में चुकाई जाती है। तो श्रम को चुकाए गए सभी भुगतान एवं भत्ते इसमें सम्मिलित होते हैं और मजदूरी एक व्यापक शब्द है। विद्यार्थियों, इसमें हम कारखानों व सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी, फैक्ट्री के मैनेजर, क्लर्क, व्यावसायिक लोगों का पारिश्रमिक जैसे वकील है, डॉक्टर है या अध्यापक है, उनको मिलने वाला पारिश्रमिक, या खुदरा व्यापारी की रॉयल्टी और कमीशन सभी मजदूरी में शामिल किए जाते हैं। विद्यार्थियों, विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में अधिकांश परिवारों की आमदनी मजदूरी से होती है। इसलिए वितरण में मजदूरी का विशेष स्थान होता है और एक देश में कई किस्म के श्रमिक पाए जाते हैं और उनकी मजदूरी में भी प्रायः अंतर होता है। विद्यार्थियों, यदि हम उत्पादन के साधन के रूप में श्रम की बात करें तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो उत्पादन के अन्य साधनों में नहीं पाई जाती और ये विशेषताएं ही श्रम को उत्पादन के अन्य साधनों से अलग करती हैं और श्रम की इन विशेषताओं का प्रभाव मजदूरी निर्धारण पर पड़ता है। तो विद्यार्थियों, पहली बात तो यह है कि श्रमिक अपना श्रम बेचता है बल्कि और स्वयं उसका मालिक होता है। दूसरी बात ये, श्रम को जो काम करने का स्थान है वहाँ पर स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा जो श्रमिक का जो श्रम है वह नाशवान होता है, यानी एक दिन श्रम नहीं करने पर वह सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। इसके अलावा श्रमिकों में मोल भाव करने की शक्ति होती है, बार्गेनिंग पावर होती है और जो विशेष योग्यता वाले जो श्रमिक हैं उनकी पूर्ति बढ़ाने में भी समय लगता है। तो विद्यार्थियों, हमें यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि श्रम में स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, फ्री विल होती है। भूमि एवं पूंजी में इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अभाव होता है और कुछ निश्चित सीमाओं के बीच श्रमिक यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वे किसी विशेष दिन काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो काम करेंगे तो कितने घंटे काम करेंगे, कुछ निश्चित सीमाओं के अंतर्गत वह यह निश्चित भी कर सकते हैं, जबकि भूमि और पूंजी इस प्रकार का निर्णय नहीं कर सकती। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो श्रमिक में यानी श्रम में पाई जाती हैं, उत्पादन के अन्य साधनों में नहीं पाई जाती और इसलिए मजदूरी का जब हम अध्ययन करते हैं, मजदूरी निर्धारण की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसी समाजशास्त्रीय और मानवीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो उत्पादन के अन्य साधनों के संदर्भ में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि
हम जानते हैं कि जो श्रमिक है वह एक जीवित प्राणी है, जबकि भूमि और पूंजी जीवन रहित या निर्जीव साधन होते हैं। तो इन सब विशेषताओं का हमें मजदूरी निर्धारण में ध्यान रखना होगा और ये विशेषताएं श्रम को उत्पादन के अन्य साधनों से अलग करती हैं। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं नगद मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी की, नॉमिनल वेज एंड रियल वेज। विद्यार्थियों, नगद मजदूरी वह मजदूरी होती है जो किसी श्रमिक का निश्चित अवधि के लिए, यह अवधि प्रति घंटा हो सकती है, प्रति दिन हो सकती है, प्रति सप्ताह या प्रति माह हो सकती है, निश्चित अवधि के लिए मुद्रा में चुकाई जाती है। यानी नगद मजदूरी का जो भुगतान है वह मुद्रा में किया जाता है और जनरली मजदूरी शब्द का उपयोग इसी अर्थ में किया जाता है। और जो वास्तविक मजदूरी है, जो रियल वेज है, उसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो एक श्रमिक नगद मजदूरी के द्वारा प्राप्त कर सकता है। वास्तव में विद्यार्थियों, जो रियल वेज है, जो वास्तविक मजदूरी है, वह मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति होती है और जो वास्तविक मजदूरी है उसमें वे सभी सुविधाएं और लाभ भी शामिल होते हैं जो किसी श्रमिक को काम करने पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि बोनस है, निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क आवास है। तो ये सब सुविधाएं वास्तविक मजदूरी में शामिल होती हैं। तो इस प्रकार जो वास्तविक मजदूरी है हम उसे नगद मजदूरी प्लस अन्य सुविधाओं के रूप में भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वास्तविक मजदूरी नगद मजदूरी की क्रय शक्ति और अन्य सुविधाओं की मात्रा पर निर्भर करती है और इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वास्तविक मजदूरी और नगद मजदूरी एक ही दिशा में हों। कई बार ऐसा होता है कि मौद्रिक मजदूरी या हम कह रहे हैं नगद मजदूरी बढ़ जाने पर यदि मूल्य स्तर, कीमत स्तर ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ जाएं तो हो सकता है मौद्रिक मजदूरी बढ़ने के बावजूद वास्तविक मजदूरी में कमी हो जाए। तो मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का अंतर हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि हम मजदूरी को समयानुसार तथा कार्यानुसार मजदूरी के रूप में भी देख सकते हैं, टाइम वेज एंड पीस वेज। समय अनुसार मजदूरी जो श्रमिक को प्रति घंटा, प्रति सप्ताह या प्रति दिन के आधार पर दी जाती है, यानी समय के आधार पर दी जाती है, और जबकि कार्यानुसार मजदूरी है वह श्रमिक के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार दी जाती है। जैसे हम जो टेलर है उससे हम जब कपड़े सिलाते हैं तो जो उसकी मजदूरी है वह हम कार्य के अनुसार देते हैं, और हम प्रायः यह देखते हैं कि जैसे भवन निर्माण में जो मजदूर लगे हुए हैं उनको मजदूरी प्रायः समय के अनुसार दी जाती है, प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। तो मजदूरी समय अनुसार हो सकती है और कार्य के अनुसार हो सकती है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। विद्यार्थियों, मजदूरी का निर्धारण कैसे किया जाए, इस संबंध में समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत सबसिस्टेंस वेज थ्योरी प्रचलन में था, जिसको मजदूरी का लौह सिद्धांत भी
कहा जाता है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख हम माल्थस को ले सकते हैं, उन्होंने कहा कि मजदूरी जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। माल्थस कहते हैं कि श्रम का जो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है वह क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जिसका मतलब है कि मजदूरी का स्तर न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होता है। विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए माना गया कि यदि मजदूरी न्यूनतम जीवन स्तर से अधिक हो जाती है तो श्रमिक ज़्यादा संतान उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ने से पुनः मजदूरी न्यूनतम जीवन स्तर के बराबर आ जाती है। इसके विपरीत यदि मजदूरी का स्तर न्यूनतम जीवन स्तर से कम हो जाता है तो श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी और मजदूरी न्यूनतम जीवन स्तर के आसपास आ जाएगी। तो इस प्रकार मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत में जो मजदूरी है वह न्यूनतम जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने मजदूरी के लौह नियम का एक अलग रूप प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने पूंजीवादी विकास सिद्धांत में बताया था कि बेकारों की एक रिजर्व सेना, रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड होने के कारण मार्क्स का मानना था कि जो मिल मालिक हैं वह मजदूरी को घटाकर जीवन निर्वाह स्तर के बराबर लाने में समर्थ हो जाते हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम के आर्थिक शोषण की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मिल मालिक श्रमिकों की अधिक संख्या का लाभ उठाकर उन्हें कम मजदूरी देने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा मजदूरी का कोष सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया जे.एस. मिल के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो उद्यमी हैं वह अपनी पूंजी का एक भाग मजदूरी के लिए निर्धारित रखते हैं, जिसे उन्होंने वेज फंड कहा, और जो मजदूरी दर है वह वेज फंड की मात्रा और मजदूरों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके बाद विद्यार्थियों 1930 तक मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज भी प्रचलन में रहा और इस सिद्धांत के अनुसार जो कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो कि कीमत निर्धारण की सामान्य रूप से व्याख्या करता है, उसका मजदूरी निर्धारण में प्रयोग किया गया। और हमने जब वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत देखा था तो हमने उसमें अधिकांश उदाहरण श्रम के ही लिए थे। तो मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों, श्रमिकों की मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। विद्यार्थियों, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार जो उत्पादक है वह उत्पादन कार्य के लिए श्रमिकों की मांग इसलिए करता है क्योंकि श्रमिकों में उत्पादन शक्ति होती है और जो श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह श्रम की उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उत्पत्ति कहलाती है। तो इसलिए उत्पादक श्रम की इस अतिरिक्त इकाई को अधिकतम मजदूरी उसके सीमांत उत्पादन के बराबर ही दे सकता है। विद्यार्थियों, जो उत्पादक फर्म है वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है
तो जब विद्यार्थियों कोई उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में श्रम की मात्रा में निरंतर वृद्धि करता है तो अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। तो जिस सीमा पर मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी उनकी कुल उपज में की गई वृद्धि के मूल्य के बराबर हो जाती है तो उस सीमा पर आकर श्रमिकों की अतिरिक्त वृद्धि रोक दी जाती है। तो जब हमने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में भी देखा था कि जब साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है, उस स्थिति में विद्यार्थियों जो मजदूरी है वह बराबर होती है W = MRP = MPP × P = BMP। W यहाँ पर मजदूरी दर है, MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है, MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, P प्राइस है, BMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो विद्यार्थियों जब साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और वस्तु बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता है तो उस स्थिति में कीमत और सीमांत आय दोनों बराबर होते हैं। AR = MR होता है, हम ये सब देख चुके हैं वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत। तो उस स्थिति में जो मजदूरी दर है वह MRP के बराबर होती है और यह BMP के बराबर होता है। जब विद्यार्थियों वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है उस स्थिति में जो मजदूरी है वह MRP के बराबर होती है और यह MRP MPP × MR के बराबर होगी। तो विद्यार्थियों इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत। तो हम इसको एक डायग्राम से भी आपको यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लाभ अधिकतम करने वाली जो फर्म है किस प्रकार श्रमिकों की संख्या को नियोजित करती है। तो यहाँ चित्र में OX अक्ष पर श्रमिकों की संख्या दिखाई गई है और OY अक्ष पर मजदूरी और सीमांत आय उत्पत्ति दिखाई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं जब मजदूरी OW है तो श्रमिकों की OQ मात्रा काम पर लगाई जाएगी क्योंकि E बिंदु पर मजदूरी दर और जो सीमांत आय उत्पत्ति है वह बराबर है। यदि मजदूरी दर घटकर OW हो जाती है तो श्रमिकों की संख्या बढ़कर OQ1 तक हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत की अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है कि वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वह मजदूरी निर्धारण का और साधन कीमत निर्धारण के एक भाग की व्याख्या करता है, यानी मांग पक्ष की व्याख्या करता है, जबकि जो साधन कीमत है या हम यहाँ पर जो मजदूरी की बात कर रहे हैं वह मांग पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित। इसके अलावा विद्यार्थियों इस सिद्धांत में सभी श्रमिकों की कार्यकुशलता समान मान ली गई है, यानी सभी श्रमिकों को एक जैसा मान लिया गया है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा उद्यमकर्ता को श्रम की सीमांत उत्पादकता की भी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसके अनुसार भुगतान कैसे किया जा सकता है ये भी आलोचना की गई। और एक बात और कि आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत मजदूरी दर को दिया हुआ मानकर चलता है और दी हुई मजदूरी पर काम पर लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इससे मजदूरी निर्धारण का प्रश्न
हल नहीं होता। यानी ये वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मजदूरी निर्धारण के एक पक्ष यानी मांग पक्ष की ही व्याख्या करता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा ये भी आलोचना की जाती है कि मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में अन्य तत्वों की उपेक्षा की गई है। यानी मजदूरी निर्धारण में श्रम की सीमांत उत्पादकता के अलावा अन्य कई समाजशास्त्रीय या राजनीतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे मजदूर संघों की शक्ति का, मालिकों के एकाधिकार का, सरकारी हस्तक्षेप का, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, जिसकी इसमें चर्चा नहीं की गई है। हालांकि विद्यार्थियों, जो मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसका मजदूरी के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान है और मजदूरी निर्धारण सिद्धांत में यह सिद्धांत काफ़ी प्रचलन में रहा है और 1930 के बाद यह माना जाने लगा कि मजदूरी निर्धारण श्रम की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारण देखेंगे। यानी हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रम की मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार होता है वह देखेंगे और उसके अगले वीडियो में हम अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण को देखेंगे। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।